कि मैंने किसानों का कर्जा 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। कौन सा गुना किया मैंने? कौन सा गुना किया कि मैंने कहा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलेगी? कमलनाथ ये सवाल 2020 के बाद हुए सभी चुनाव में पूछते आ रहे हैं। निकाय चुनाव में भी अपनी 15 महीने की सरकार का हवाला देते हुए उन्होंने खुद का गुनाह ही पूछ लिया। कहीं न कहीं कमलनाथ 2020 में हुए सत्ता परिवर्तन के मुद्दे को निकाय चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। साथ ही कमलनाथ को अंतर्मुखी हो जाने की सलाह तक दे दी। अंतर्मुखी नहीं हो रहे, बाहर ढूंढ रहे हैं। परिणाम सामने हैं। उनकी पार्टी के 32 विधायक टूटे। उनने बताया कि आपने क्या प्राप्त किया है, चलो चलो करके। कैसे वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, कैसे दलाल सक्रिय किए थे, कैसे किसान का कर्जा माफ झूठ कह के 10 दिन में नहीं किया, कैसे नौजवान को धोखा दिया। तो ये सब पाप ही तो है। अब हाथ को दिखाई नहीं देते तो मैं क्या करूं? कुछ जीव होते हैं जिन्हें दिन में नहीं दिखता। कमलनाथ भावनात्मक रूप से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र संकट को भी मध्य प्रदेश से जोड़कर कांग्रेस निकाय चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर भी तंज कसा है। ये लोग रोज सुबह से इनका एक ही काम रहता है, झूठ बोलो। जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाया जा रहा है, और चुनाव का मौसम है, चुनाव चल रहे हैं, तो इनको बहुत ठोस तरीके से ये झूठ बोलते हैं कि आम जनता तक ये संदेश जब तक पहुंचे, उसकी सच्चाई जब तक पहुंचे, तब तक इनका काम हो जाता है। कुल मिलाकर 2020 में एमपी में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और अब महाराष्ट्र में जिस तरह का संकट आया है, उसको कांग्रेस निकाय चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को निकाय से लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक ताजा रखना चाहती है। हालांकि कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले चुनाव के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निकाय, नाथ और गुनाह। राजनीति कई बार ऐसे चौराहे पर खड़ी होती है जहां बड़े इमोशनल डायलॉग्स भी, डायलॉग शब्द से चौंकिएगा मत, लेकिन राजनीति है। राजनीति में ऐसे संवाद भी अक्सर आते हैं जहां बहुत भावनात्मक और गहरी बात की जाती है और उसके मंतव्य भी होते हैं। कांग्रेस अपनी पीड़ा को भूली नहीं है। पुरानी चोट है जो निश्चित तौर पर रह रह के पुरानी भी नहीं है इतनी। 2020 अगर आप देखें तो आज से 2, सवा 2 या 2.5 साल पहले की ही बात है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उठाकर वो कहीं ना कहीं सहानुभूति की किसी लहर पर सवार हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये दावा आता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि आज़ादी के बाद से अगर कांग्रेस की बात करें तो 50 बार ऐसे मसले हैं जहां सरकारें गिराने के आरोप कांग्रेस की तरफ उंगलियां बेहिचक उठाई जा सकती हैं। सियासत का ये कोई नया अध्याय नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल की फूट का, कमजोरी का फ़ायदा हमेशा उठाता रहा है और यही वजह है कि आप इसे जिस भी नज़रिए से देखें, लेकिन जनता ये मानती है कि ये सियासत का एक बहुत ही ऐसा पहलू है जिसको लेकर चौंकना तो उचित शायद नहीं होगा। नैतिकता के प्रश्न उठ सकते हैं, सवाल उठ सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस मसले के साथ कांग्रेस चुनाव में जाएगी तो उसे फ़ायदा होगा। और प्रश्न ये भी है कि क्या अब ये गई बात नहीं हो सका, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। क्या ये बात सही नहीं है कि आप बीती ताही बिसार कर आगे की तरफ बढ़ें और पुरानी गलतियों से सबक ज़रूर लें कि टूट फूट ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के अंतर कलह या महत्वाकांक्षाओं का जमावड़ा ही उसके टूटन का कारण बनता है। बहरहाल अब निकाय चुनाव का रंग उभर कर सामने आने लगा है तो बहुत इमोशनल बातें भी सामने आएंगी और उसके जवाब भी सामने आएंगे। जिस तरह कांग्रेस बीजेपी में हमने देखा वार प्रतिवार का सिलसिला अभी कुछ देर पहले ही,
आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या नया नैरेटिव काम करेगा, नई बात काम करेगी, या पुरानी चीज़ों को उभारने की कोशिश कारगर साबित होगी। ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन फिर भी जनता क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है, इस पर भी हम अपने जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होंगे उनसे ज़रूर समझेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में मिथुन अहिरवार साहब हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट कमेटी जो है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, उसके मेंबर हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं, बहुत स्वागत है। जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जय जी, नई बात कहना, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और मुझे याद आता है विवेक तनखा जी का एक इंटरव्यू जो बंसल न्यूज़ से बातचीत में ही उन्होंने कहा था, दोनों ही पार्टियों के लिए कहा था, लेकिन अपनी पार्टी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत जोर देकर उन्होंने, बहुत स्ट्रेस देकर उन्होंने बात कही थी कि हमें नए नैरेटिव की ज़रूरत है, हमें ही नहीं, बीजेपी को भी, लेकिन कम से कम कांग्रेस को एक नई पहल के साथ मध्य प्रदेश में सामने आना चाहिए। पुरानी बातों की छौक तड़का आप उसमें लगाइए, लेकिन नया कुछ कहिए। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं कमलनाथ जी की उस बात को कि मेरी क्या गलती थी, और उस पर फिर बीजेपी के वार को भी जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का है, किस तरह आप इस पूरे इशू को देखते हैं? जी शरद जी, मुझे जगजीत जी की एक गज़ल है जिसमें उन्होंने कहा है वो करम उंगलियों पर गिनते हैं, जुल्मों का जिन पर कोई हिसाब नहीं। मुझे लगता है, मैं ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ये तमाम हमारे राजनीतिक दलों के सामने ये बात है कि वे अपने कर्म तो उंगलियों पर गिनते हैं, है ना, लेकिन आज दिक्कत यह है कि कमलनाथ जी सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं शायद, और इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा क्या गुनाह था। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सहानुभूति की जरूरत तो इस प्रदेश की जनता को है, जो पूछेगी कि हमारा गुनाह क्या था, है ना। जिस तरह से राजनीतिक दलों का जिस तरह का बर्ताव उनके सामने आ रहा है, और फिर जनता अपने आप में ठगी जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये पीड़ा तो जनता की होनी चाहिए कि हमारा क्या गुनाह है। मुझे लगता है कि मैं तो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर बात कहूँगा, और राजनीतिक दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी पीड़ाएं हो सकती हैं। कमल जी, चलिए, मुझे लगता है कि भाजपा की अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है। जी जी, बिल्कुल तो ठीक है। मुझे लगता है कि जी, बोलिए बोलिए जय जी। जी, तो मुझे लगता है ठीक है, सहानुभूति जताने की कोशिश कमलनाथ जी ने है, और उसका जो एक राजनीतिक जवाब है वो नरोत्तम जी ने दिया है। और मुझे लगता है कि जनता महसूस करेगी कि सहानुभूति की पात्र कौन है, खुद जनता या हमारे नेता लोग जिनके हाथ से सत्ता गई है। जय जी, क्या आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि तय करने वाला जो रेफरी है लोकतंत्र में वो है जनता? ये ठीक बात है कि कहीं सरकार गिरा दी जाती है या अंतर विरोधों के चलते खुद ही गिर जाती है, एक संख्या बल जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है वो नहीं हो पाता है, लेकिन आखिर आप फिर चुनाव नाम की व्यवस्था से ही फिर जाते हैं। भले ही एक टर्म आप पूरा कर लें, लेकिन अगले टर्म में फिर आपको चुनाव में जाना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक दलों की इस बहस में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जनता की विजडम पर ही सवाल उठ जाता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता खुद भ्रम की स्थिति में है कि वो चुनती किसको है और सरकार में कौन आ जाता है, और ये एक बड़ा भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है। और यह कमोबेश मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र या सभी प्रदेशों में ये स्थिति बनती है कि कब वो चुनती किसको है और सत्ता में कौन आ जाता है। तो ठगे जाने का एहसास तो जनता को होता है। जी, मैं खैर जिस सवाल के जिस पहलू को लेकर आपकी तरफ आ रहा था कि जनता के विजडम पर, उसकी बुद्धिमत्ता पर भी सवाल खड़े करने की कोशिश क्या उचित है? आखिर ये जनता ही है। मान लीजिए मैंने माना कि एक दल ठगा गया, लेकिन फिर अगले चुनाव में जनता के सामने फिर दोनों दल हैं और फिर जनता जो चुनेगी। लेकिन जिस तरह से वार प्रतिवार होते हैं उसमें जनता जैसे उपेक्षित सी हो जाती है। मैं आऊंगा इसको, और शायद मैं ही ठीक से इस सवाल को आपके सामने नहीं रख पाया। मिथुन जी, आप क्या कहेंगे?
देखिए शरद जी, इस बात के दो तीन पहलू हैं। सबसे पहले तो कमलनाथ जी ने जो बात कही कि यदि उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, जो कि सरकार ने भी माना, कृषि मंत्री रहते कमल पटेल जी ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 11,500 करोड़ रुपए के बजट से 27 लाख किसानों को कर्जा माफ़ किया। ये तो विधानसभा में डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। यदि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली बिना किसी को अप्लाई किए, बिना SC ST OBC का भेदभाव किए, बिना APL BPL का भेदभाव किए, यदि 100 यूनिट में 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी ने दी है, तो क्या ये उनका पाप था? भोपाल में मेट्रो के पिलर खड़े कर देना, भारतीय जनता पार्टी DPR बनवा रही थी 15 साल से, क्या ये उनका पाप रहा? क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करना, कानून व्यवस्था को बेहतर करना, जनता को बेहतर सुविधाएं देना, अलग अलग एलोकेशंस करना, OBC समाज के लिए 27%, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करना, जनता के द्वारा जो मांगी गई व्यवस्थाएं थी, जनता को जो हमने वचन दिए थे, क्या उन वचनों को पूरा करना उनका गुनाह था? हाँ, राजनीतिक शायद लेन देन वो नहीं कर पाए। राजनीतिक जो पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि उनके इग्नोरेंस की वजह से सरकार गई, चलो की वजह से सरकार गई। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हुआ, बाकी जगहों पर क्या हुआ? ये जो कुछ भी असंतोष उस समय कांग्रेस में फूटा था, इट वाज प्योरली स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी। क्या आपको लगता है कि अब अंतर विरोध भी किसी नियंत्रित रोबोटिक एक्सरसाइज की तरफ कोई दूसरा राजनीतिक दल उसको मैनेज करता है? क्या आप इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक दल जो बीजेपी है उस पर ठीकरा फोड़ देंगे? उसने फायदा उठाया, इस बात को लेकर विवाद खूब हो सकता है, लेकिन ये कहां से उपजा था? ये विवाद ये उपजा आपके भीतर से ही था। सर देखिए, यहाँ तो बताया जाता है कि सिंधिया जी के लोगों को इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन सिंधिया जी की महाराष्ट्र में तो कोई प्रेजेंस है नहीं, उनकी कर्नाटक में कोई प्रेजेंस नहीं है, उनकी अन्य राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इस ऑपरेशन लोटस के नाम से जिसको जाना जाता है उसको किया है, क्या हमने नहीं देखा? जय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि यदि जनता किसी एक सरकार को चुनती है तो क्या जनता के वोट की वैल्यू नहीं है? आज जो लड़ाई है वो संविधानवादी और सत्तावादियों के बीच में, क्योंकि संविधानवादी तो ये मानता है कि यदि हमें सरकार जनता विपक्ष में रखेगी तो हम विपक्ष में रहेंगे, यदि जनता हमें सरकार बनाने का मौका देगी तो हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जो सत्तावादी हैं वो किसी भी राज्य में जाते हैं, एक रिजॉर्ट में अपने विधायकों को ठहराते हैं और फिर उसके बाद क्या खेल होता है, क्या महाराष्ट्र में हम देख नहीं पा रहे हैं? क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वही रिजॉर्ट में रुकना, वही। तो ये जो चीज़ें की जा रही हैं, क्या ये कमलनाथ जी की गलती है कि उन्होंने उस व्यवस्था को नहीं किया? ये तो आपने बहुत अच्छा कहा कि कुछ लोगों में असंतोष हो सकता है, किसी भी सरकार में होगा शरद जी, लेकिन उस असंतोष की लाभार्थी हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी कैसे हो जाती है? तो यदि प्रश्न उठाए जाएंगे तो पूरा अधिकार है भारतीय जनता पार्टी पर वो प्रश्न उठाए जाने चाहिए। ये सवाल मैं इसके पहले भी कई बार उठा चुका हूं 2020 के बाद, कि चलिए हम उल्टा मान लेते हैं कि आप होते आज बीजेपी की जगह, जो राष्ट्रीय स्थितियां हैं, तो आप सब जगह तिलक चंदन करके ये कहते कि हम कोई फायदा नहीं लेंगे, जब जैसी भी चलनी है ये सरकार, हमारी तरफ आप भले ही जाएं लेकिन हम आपको अल्पमत में भी सरकार चलाने देंगे। क्या आप ये करते? देखिए, राजनीति है, राजनीति के उस स्वरूप से क्या कोई इनकार करेगा? जी शरद जी, राजनीति है और राजनीति के तहत लोकतंत्र आता है, लेकिन यदि कोई पार्टी लोकतंत्र को, वोट तंत्र को नोट तंत्र से बदलना चाहे, यदि जनतंत्र को धनतंत्र से बदलना चाहे, तो उसका विरोध किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, किसी भी संस्थान, किसी भी व्यवस्था को करना चाहिए। हम तो एक पार्टी के तौर पर ये विरोध कर रहे हैं और ये विरोध करते रहे। किसी का जवाब मैं जानना चाह रहा था जय जी से, जिसको शायद मुझे इस तरह रखना चाहिए था कि इस घटनाक्रम के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, तो जनता के पास एक, अगर आप कहते हैं कि वो ठगी गई है, तो एक मौका था उसके पास उसको करेक्ट करने का, लेकिन जनता जो कर रही है आपको उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स जनता है लोकतंत्र में। आप अगर उसके मन में चहेते होंगे, एक बार आपके साथ अन्याय हो जाएगा, वो फिर न्याय करेगी आपके साथ, फिर अन्याय हो जाएगा, तो आपको ये एंगल भी नहीं भूलना होगा अपनी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच। विनम्रता से मेरा ये कहना है। जय जी, इस पर आपकी राय जरूर मैं लूंगा। डॉक्टर तेज वाजपेयी। देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को नेताओं की बहस से आज थोड़ा हटाऊंगा, और आपने जो जनता के पक्ष में बात कही है, जो दूसरा सवाल किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की एक बात याद आती है कि हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे कि साहब लोग इधर चले जाते उधर, ऐसा थोड़ा ना कि भाजपा में टूट नहीं हुई। मैंने इतना बोला है और आपके दिमाग में पूरा परिदृश्य आ गया होगा, मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है। तो दलों में होता है, लेकिन देखिए साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। तब बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे इधर जा रहे थे, हमें भी ख़राब लग रहा था, हमारे ही लोग हैं जो जा रहे हैं।
तो अच्छा नहीं लगता सर। 15-15 साल से काम, 10-10 साल से साथ में काम कर रहे हैं, तो नागड़ा साहब बहुत ख़राब लगता है ऐसे साथियों के बिछड़ने से, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो जाते हैं वो भी कोई बहुत अच्छे मन से नहीं जाते हैं, अच्छे मन से जाते हैं ऐसा भी नहीं होता, ये भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, परिस्थितियाँ होती हैं, मैं उसमें भी नहीं जा रहा, पाप पुण्य के चक्कर में भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि साहब राजनीति में नेता पाप पुण्य की बात करेगा तो दर्शक हंसने लग जाते हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो फिर क्या होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। मैंने कहा साहब वहाँ के कार्यकर्ता यहाँ के कार्यकर्ता चले गए। शरद जी, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी कि डॉक्टर साहब कार्यकर्ता नए आ जाएंगे। बोले एक बात हमेशा ध्यान रखना, सरकारें, वो जो गांव में ठेले पे बैठा हुआ आदमी है ना, जो मुंडेर पे बैठकर अपनी भैंसों को देख रहा है, अपने खेत को देख रहा है, सरकारें उसके लिए होती हैं। ध्यान रखना वो गरीब है, हो सकता है आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं हो शरद जी, उसने कभी टाई भी नहीं लगाई हो जिसका आप जिक्र बार बार करते हैं। नागड़ा साहब, आप खंडवा में बैठते हैं, आप भी इंटीरियर निर्माण को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन साहब राजनेताओं को बहुत अच्छे से समझता है वो। राजनीति, उसमें समझ का कोई संकोच नहीं है, वो आंख में आंख डाल के आपकी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ समझ जाता है, तो उस पर छोड़ दीजिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, अपनी बात रखी हो गई, तो उसको क्या चाहिए होता है। तो नागड़ा साहब, आपने पिछले बार भी बात कही थी पेयजल को लेके, उसको पेयजल की डिलीवरी चाहिए साहब घर घर में। आप अपना ठीक है, कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो करते रहिए, उसके हम जवाब भी देते रहेंगे, लड़ भी लेंगे, किसी का पाप होगा किसी का पुण्य होगा, क्योंकि पाप पुण्य भी अवसरवादी होते हैं, आपको भी पता है बहुत अच्छे से। बाकी कोई दूध का धुला राजनीति में नहीं है। जी की तरह बोल पड़े नहीं है सर, क्यों झूठ बोलना, अच्छा बताओ। आज मतदाता की बात है, चुनाव है सर 6 तारीख को, क्यों शिवराज जी ने निर्णय लिया 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट, मध्यम वर्गीय परिवार सर इसी में आता है, आर्किटेक्ट से दस्तखत कराएगा और वो सैंक्शन माना जाएगा। नागड़ा साहब बताइए, क्या ये राहत का काम नहीं है? अभी मैं आज ही एक बहुत बड़ा निर्णय देख रहा था जो लोगों की अभी ध्यान में नहीं आया होगा। एसटीपी ईटीपी के जो सर्विसेज सेंट्रलाइज्ड हैं, जैसे भोपाल जैसे शहरों में है, इंदौर में कुछ इलाकों में है, सब जगह बन रही है, वहाँ पर आपको कोई भी संस्थान खड़ा करने पर अपना नहीं लगाना और केवल वो सर्टिफिकेशन, जैसे नल जल होता है ना, ऐसे आप वो सर्टिफिकेशन देंगे तो वो आपका काम हो जाएगा, उसमें आपको शामिल नहीं होना, खुद संस्थान नहीं खड़े। क्या ये छोटा निर्णय है? ये बड़े निर्णय हैं सर, और आम लोगों को अफेक्ट करते हैं। आप सोचिए, एक मकान जब आदमी बनाता है तो अपना ड्रेनेज कहाँ छोड़ेगा, इसकी व्यवस्था यदि नगरीय निकाय करता है, उसका वो 100 रुपये महीना शुल्क लेता है, तो वो उसको ठीक पड़ता है बनिस्बत इसके कि वो अपने टैंक्स बनाता है। और मुझे लगता है नागड़ा साहब, शरद जी, आप दोनों ने वो दौर भी देखा होगा कि जब कॉलोनी में लोग अपने टैंक बनाते थे, अभी भी बनाते। तो मुझे लगता है इस बात को समझते हुए जब सरकारें काम करती हैं तो वो उस पर वोटिंग होती है। बाकी तो देखो सबको सब मालूम है, रिसोर्ट में कौन नहीं जाता भाई, रायपुर में भी नहीं बैठे थे, सब लोग बैठे थे। और देखो साहब, नेताओं को माफ़ करना साहब, बहुत नैतिकता के तकाजे में तो नागड़ा साहब नहीं देखता। आप तो मेन्यू बताइए, आप हमारे लिए करेंगे क्या? क्या आप हमारे वार्ड में पेयजल लाएंगे? क्या प्रधानमंत्री आवास बचे हुए लोगों को 8-10 लाख को मिल गए, बाकी को भी मिलेंगे? और मुझे आज खुशी है इस बात को लेकर कि आपने जितने सुझाव पिछले कार्यक्रम में खंडवा को लेकर दिए थे, हमने उसको शामिल किया है नागड़ा साहब, और हम उसी बात को लेकर, साख को लेकर जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा, हम पर विश्वास लगेगा, आप हमको वोट देंगे, और जो नहीं देगा साहब उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि तुमने गलत कर दिया, तुमने गलत सोच लिया, तुमने गलत व्यक्ति को चुन लिया। मुझे लगता है नेताओं को ये उंगली जो है ना, जो उठ रही दर्शकों की, मतदाताओं की तरफ, इसको जरा वापस ले लेना चाहिए। जय जी, मैं फिर उसी सवाल को थोड़ा सा इस तरह से रखता हूँ। दिग्विजय सिंह जी भी ये बात अपने कुछ इंटरव्यूज़ में दोहरा चुके हैं कि जनता राजनेताओं पर भरोसा नहीं करती है। वो जो बात डॉक्टर साहब ने भी ढके छुपे शब्दों में कही है, वो बात सत्य है। प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय बीजेपी के नेता, उनके आप अनेक इंटरव्यूज़ देख सकते हैं या सार्वजनिक कार्यक्रमों में, जहां वो राजनीति के तीखे सच को उजागर करते हुए नजर आते हैं। निश्चित तौर पर आपके पास मुद्दा आधारित राजनीति ही सबसे बड़ी राजनीति है कि आपका मुद्दा जनता को लुभाता कितना है, आप कितना लुभाने में कामयाब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक में जब संघर्षरत थी तो सत्ता में वापसी सहानुभूति की लहर पर नहीं थी, और वो होती भी है तो वनडे वंडर होती है, एक चुनाव में आपको मिल जाती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। और आप देखेंगे 90 में अगर राम मंदिर था तो 2014 में बदलाव की एक लहर थी कि अच्छे दिन, एक देश को जिस तरह से बीजेपी ने अपने कैंपेन को डिज़ाइन किया,
मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि क्या मुद्दा आधारित राजनीति ही कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत विकल्प है? आप सहानुभूति की बात कर लीजिए, नैतिक अनैतिकता की बात कर लीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है कि ये विषय अब समाज में उस तरह से किसी भी क्षेत्र में, राजनीति छोड़ दीजिए, कहीं भी उस तरह से अब विचारोत्तेजक नहीं रहा। ये दुखद है, बहुत दुखद है, लेकिन ये शायद रहा नहीं है। तो आपको मुद्दा आधारित और आज की प्रिवेलिंग पॉलिटिक्स के ही मुद्दे लाने पड़ेंगे। जी जय जी। शरद जी, मैं इस बात से तो मैं सहमत हूं कि भारतीय मतदाता जो है उसकी बुद्धिमत्ता पर आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो बड़े शहर का हो या छोटे गांव का मतदाता हो। दूसरा एक बात और है, विकास की ललक तो उसके मन में है, लेकिन वो बहुत भावुक भी है, और खास तौर पर जब वो देखता है कि किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाया जाता है ना, तो आप उसकी सहानुभूति उसके साथ जुड़ जाती है। मैं इसका उदाहरण खुद मोदी जी है। मोदी जी पर जब चारों तरफ से प्रहार हो रहा था, है ना, और उनको हिंसा का सौदागर और पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगे, तब कहीं ना कहीं पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ जुड़ी। इसके पहले यदि देखें, सोनिया जी पे ऊपर विदेशी मूल का इतने आरोप लगे, उन्होंने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, और सोनिया जी उस ताकतवर सरकार के सामने, जब अटल जी की बहुत पॉपुलर सरकार थी और प्रमोद महाजन जी का शाइनिंग इंडिया था, पूरे देश ने सहानुभूति सोनिया जी के साथ दिखाई, और अकल्पनीय था वो, मतलब राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं मानते थे कि सोनिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय मतदाता निश्चित रूप से वो है, और ये जो भ्रम थोड़े समय के लिए पैदा हुआ है कि पूरा चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है, जैसे अभी बीच में एक आया कि आपको एक फार्मूला दिया और ये तरीके से, मुझे लगता है कि आप तात्कालिक रूप से कुछ छोटी चीजें आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भारतीय मतदाता के मन की थाह को आप यदि बहुत सतही तौर पे यदि आंक रहे हैं तो मुझे लगता है कि गलत है। वो भावुक भी है, वो भावुक भी है, और किसी के प्रति यदि अन्याय हो रहा है तो वो ताकत के साथ खड़ा होता है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो सोनिया जी हो। जब जहां उसे जरूरत लगती है वो ताकत से अपनी ताकत दिखाता है जी। और एक बात मुझे अच्छा लगा, आज हितेश जी और मिथुन जी दोनों बहुत एक परिपक्व प्रतिनिधि के तौर पे अपनी अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं और बहुत खुल के अपनी बात कर रहे हैं। वो बात करने में भी आनंद आ रहा है। मुझे लगता है ये दर्शकों को भी ये महसूस हो रहा होगा कि इतनी अच्छी बहस और इतनी सार्थक बहस शायद ही उनको किसी टीवी चैनल पे देखने को मिलती होगी। चलिए सर, शुक्रिया इसके लिए। मिथुन जी, ये बड़ा अहम सवाल है कि जब जो बात जय जी के निष्कर्ष से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि आपकी एक तो जो भावुकता है उसका भी पक्ष बड़ा मजबूत होना चाहिए। पहले तो जनता को ये प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए कि जो भी इशू है, जो उन्होंने दो महत्वपूर्ण सिरों का उदाहरण दिया, वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री गुजरात मोदी साहब का और सोनिया जी का, यानी इट शुड बी जस्टिफाइड प्रॉपरली। ये बहुत क्लियर होना चाहिए लोगों के मन में कि यहाँ एक लहर वास्तविक सहानुभूति की इस वजह से है। दूसरा, उसके साथ मुद्दों का आधार होना चाहिए। यूपीए 1 की अगर मैं बात करूं तो वो एक आर्थिक मुद्दों पर और एक नए स्वच्छ चेहरों के साथ सामने आया था जो यूपीए 2 में आरोपों में घिरा। और मोदी जी की बात करें तो वो एक नए भारत के विकास का स्वप्न लेकर 2014 में प्रकट हुए। यानी मुद्दे और बहुत ही निष्पक्षता से, शालीनता से अपने साथ अगर कहीं कोई अन्याय हुआ है तो वो जनता खुद समझती है। जी श्री जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और हम सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि जनता ही मालिक है लोकतंत्र में और जनता की विजडम को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, चुनौती नहीं देना चाहिए। हमारे भी प्रश्न वही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती कि 60 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 60 साल अगर जनता ने कांग्रेस को चुना है तो ये भी उनकी विजडम पर एक चुनौती दी जा रही है। इसको भी नहीं किया जाना चाहिए। मानना चाहिए कि कांग्रेस ने अच्छे काम किए और बार बार हम लोग चुन करके आए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक जो हम बात कर रहे थे कि किसी राज्य में यदि सरकार गिर जाती है और फिर उपचुनाव आ जाते हैं तो जनता की फिर विजडम का आदर होना चाहिए। इसमें दो मुख्य बातें हैं। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें तो यदि प्रदेश की मंत्री ये कहें कि हम कलेक्टरों के भरोसे उपचुनाव में जाएंगे और उसके कुछ परिणाम दिखाई देते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। दूसरी बात आती है कि इमरती देवी जी ने कहा था सर, तो दूसरी बात ये है, मध्य प्रदेश के मामले में तारीफ हो गई आपकी, आप फिर से तारीफ नहीं, मैं तारीफ में आकर के मुद्दे की बात कर रहा हूँ ना सर। तारीफ आपकी भी है, मतदाता है ना, आपकी भी तारीफ हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कोई आंकड़ा भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सगर वो ये कहते थे कि आप 28 के 28
उपचुनाव जीत जाएगा, आपके पास आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, जनता के ऊपर सारी चीजें आती है। तो हमारी जो डेफिनेशन है, जो एक आपने भावुकता की बात कही, बिल्कुल ठीक कहा। यूपीए 2 में आकर के 2010 से ये जो लहर शुरू हुई, अन्ना आंदोलन पर लोग बैठ गए, एक केवल अन्ना जी को छोड़ करके सबने अपने राजनीतिक जो ठिकाने हैं वो पकड़ लिए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की जो कांस्टेंट हैमरिंग है, सरकार को चाहिए था कि विषयों मुद्दों पर, क्योंकि आप पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर आए थे, तो आपको बताना चाहिए था कि हमने विकास के क्षेत्र में ये किए हैं। आज जो चीजें आ रही हैं, कांस्टेंट हैमरिंग होती है धर्म को लेकर के, सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के, कि जब ये विषय आप भावुकता के आधार पर जनता को पोलराइज करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आपके पास एक साफ सुथरा रिपोर्ट कार्ड नहीं है जो जनता के पास आप ले जा सकते हैं, इसलिए आप भावुकता की तरफ आ रहे हैं। विषयों और मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी वापस लाने की कोशिश करिए। अंतिम बात केवल यही कहूंगा कि जो स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी आज कमलनाथ जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, लोकतंत्र में उनकी जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की। मध्य प्रदेश में रोजाना बलात्कार और मर्डर की घटनाएं हो रही है, पंचायत चुनाव में हिंसा हो रही है, उस पर उनका कोई बयान नहीं आता, केवल वो कमलनाथ जी पर टिप्पणी करते हैं। अपनी भूमिका में उनको वापस आना चाहिए। मैं बोल दूं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन अभी 25 मिनट का कार्यक्रम हो गया सर। 25 मिनट के कार्यक्रम में मैंने कई उदाहरण दिए, एक और देता हूँ। 18 लाख परिवारों को प्रति माह नल जल योजना से हम लोग कनेक्ट करते हैं यार। ये हमारा मीटर है, हमारे अगर मोदी जी की स्टाइल है कि हर चीज़ का वो एक माप तय करते हैं, उसमें ठीक है आप कमियां निकालना विपक्ष का काम, लेकिन हमारा एक वो चलता 50 किलोमीटर हमको रोज हाईवे बनाने हैं, ये तय बात है। हमारे बजट में 25,000 किलोमीटर का हमने तय किया, उसको हम बनाते हैं और उसको देखते भी हैं। मैं हर बार बोलता हूँ में ट्रिपल तलाक, सर सुन तो लीजिए, एनआरसी, सर ये आप बात कर रहे हैं, मेरी आ जाता है। आप मीटर पे बात करिए ना, आप बिजली पे बात करिए ना, आप पानी पे बात करिए। अब शरद जी देखिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये डिबेट दूसरी जगह पे इन मुद्दों को क्यों ले आते हैं चुनाव के समय? बात हो जाती। अच्छा देखिए मिथुन जी, ये सारी बातें करें हिंदू मुसलमान, मुझे कोई मतलब नहीं, तो मैं इसी पे आ रहा हूँ। नहीं करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 50 किलोमीटर रोज का हम हाईवे बना रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंदौर से आप किसी भी दिशा में निकल जाइए नागड़ा साहब, मुझे तो पेट का पानी हिल जाए तो बता दीजिए। भोपाल से किसी भी दिशा में चले जाइए, हिल जाए तो बता दीजिए। मतदाता के ये इशू है महाराज। और फिर मैं बोल रहा हूँ, पाप और पुण्य ये भगवान के लिए नेताजी धर्म पर छोड़ दें, और कोई नेता धर्म का काम ना करे। हाँ, वहां जाकर हाथ पैर जोड़े, सब कुछ करे, ईश्वर से बीजेपी के लिए फिर आप बीच में बोले मैं अंतिम लाइन बहुत, अगर आप मेरी बात तो सुन लो करेंगे, मिथुन भाई, आपकी पार्टी धर्म के आधार पर और धर्म के मुद्दों को लेकर के ज्यादा मुखर होती है, विकास के मुद्दों के नहीं पाते, धर्म की बात आती है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, देखिए नागड़ा साहब, मैं बहुत अच्छे से आपको, शरद जी को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। सरकारों का काम भौतिक उन्नयन है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिस पर हम ध्यान देते हैं और हम यही करेंगे। धर्मावलंबियों का, धार्मिक नेताओं का, सामाजिक नेताओं का काम है नैतिक उन्नयन हो देश का, वो काम उनको करना चाहिए। हम एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, लेकिन रोल रिवर्सल नहीं कर सकते। तो ये पाप और पुण्य मतदाता पे छोड़िए, जो मुंडेर पर बैठकर आपकी ओर मुस्कुराता हुआ देख रहा है, सब समझता है वो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगती है, जिस पर मुझे लगता है आप सब इत्तेफाक करेंगे, कि किसी भी पार्टी के मुद्दे इंटेलेक्चुअल्स जो विद इन दी पार्टी होते हैं, और आप चौथे स्तंभ को भी रख लीजिए, अगर आप उनसे बात करके तय करते हैं तो एक परसेप्शन, मैं नहीं कहता वो गलत होगा, लेकिन वो एक अलग परसेप्शन सामने आता है। लेकिन जितना आप जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच जाके जनता की मनोभावना को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक अलग ही आपको भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उभर कर समझ में आता है। कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है, कि आप एक बौद्धिक विमर्श में बहुत अधिक उलझ जाते हैं और आपको लगता है कि आप जितना अच्छा समझ रहे हैं और कह रहे हैं, पूरा देश या पूरा मध्य प्रदेश उसको बहुत बेहतर समझ रहा है, और अगर उससे सहमति असहमति होती है तो वो भी बौद्धिक विमर्श में चली जाती है। लेकिन जनता क्या चाह रही है? क्या वो चाह रही है कि धर्म के साथ विकास? तो आपको धर्म के साथ विकास देना पड़ेगा। अगर वो चाह रही है धर्म नहीं विकास की बात करिए, तो आपको विकास देना पड़ेगा। अगर वो इन दोनों से अलग कुछ चाह रही है तो आपको वो देना पड़ेगा। लेकिन यह आपको बहुत गहराई से समझना होगा। डॉक्टर साहब, बहुत कम वक्त है। काम का एक निर्दलीय बिल्कुल निचोड़ है नागड़ा साहब आपके लिए। एक भजन सब लोग सुनिएगा कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। इसमें सारा सार है साहब, इसको समझिए और लोकतंत्र का आनंद लीजिए, मतदाताओं के लिए खुलकर काम करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र जनता के लिए है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और कांग्रेस को ये कोई नहीं समझा सकता। वो बहुत समझती है इन चीज़ों को,
क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी है और जिसका एक लंबा वक्फा आज़ादी के बाद है, और मुझे लगता है उसी टाइमिंग की उसे ज़रूरत है कि लोगों के बीच जाकर उनको क्या क्या पसंद है, क्या भा रहा है लोगों को, वो समझना होगा। उससे जितना विरोध या अंतर विरोध होगा वो किसी भी राजनीतिक दल, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो चुनौती बनेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, क्या हुआ तेरा वादा। नमस्कार।